230 रुपये बॉम्बे लेकर आया था, और सोच हमेशा यही रखी कि अगर 250 रुपये भी वापस लेके जाता हूँ तो 20 रुपये के मुनाफे में ही रहूँगा। When I came to Mumbai, something bad happened with me. आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एवरी सैटरडे संडे वहाँ से टाइम निकाल के मैं ऑडिशंस के लिए बॉम्बे आया करता था। मुंबई ने अब तक क्या दिया है ऐसा जो सबसे ज्यादा मेमोरेबल रहा है, मतलब कभी नहीं भूलोगे? टिल द टाइम यू आर देयर, यू विल नेवर फॉरगेट दैट वन मोमेंट। When I came to Mumbai, something bad happened with me. और मैं बहुत होपलेस थी कि I was like कि नहीं, this city is not What for me. was that like? I can't share, that will be too personal, I'm sorry for that. But something bad happened and it was like कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए था। अब I was like कि मेरे पेरेंट्स अब मुझे बुला लेंगे वापस। And then I talked to my father after 2-3 months, and then he called me and he asked me कि बेटा it's okay. He was like this. दिल टूटा। I was expecting like कि घर आ जाओ, हो गया तुम्हारा। But तो यार Mumbai gave me emotions. I mean, Mumbai gave me everything. It's still giving me this city. This city is all I have. This city is all I need. I mean, मैं इस शहर के बिना नहीं रह सकती कहीं भी, और ये शहर ही है, इसी शहर ने मेरे सपने जिंदा रखे हैं, ये शहर ही मुझे सपने दे रहा है। तो यार बस इन्हीं को पूरा करना है, इसी शहर में पूरा करना। आई कैन अग्री ऑन दैट। जो एक बार मुंबई आ जाता है वो कभी मुंबई नहीं छोड़ सकता, नेवर एवर। यार मैंने देखा है कुछ लोगों को छोड़ते वाइब हुए है, भी, मैंने लोगों को छोड़ते हुए भी जाते हुए देखा है, they had their reasons। बट मुझे लगता है ना कि अगर आप किसी चीज के लिए एकदम आप उतारू हो गए ना यार कि मुझे यही करना है और यही करने में आई हूँ, फिर भले ही आपका दिल टूटे, कुछ भी हो दुनिया में, A to Z आपकी हिल जाओ, बट मुंबई मेक्स यू फील यू आर हियर फॉर मी। just be there, अपने सपनों को पूरा करो। और every time whenever मुझे लगता है कि अब मैं गिरी, this city is like, I don't know bro, I'm Manifestation. here. I'm here, it's okay, it happens, it's okay, I'm here always. So yeah, I love this city. There was one person named Kunal Dasgupta. He was telling he's a percussionist, and he told my dad that you should send your kid to Mumbai. अब सब बोले मुंबई जाओ, होता है कुछ, बोले कहाँ भेजेंगे? बोले मैं आपको नंबर देता हूँ, किसका नंबर चाहिए? सोनू निगम का, सुरेश वाडकर का। एंड एट दैट पॉइंट बोथ वर जजेस ऑफ लिल चैम्प्स, एंड ही गेव अस सुरेश वाडकर जी's नंबर। एंड जैसे ही नंबर मिला, नेक्स्ट डे आई वाज कॉलिंग फ्रैंटिकली टू ये नंबर फेक है कि ओरिजिनल है। एंड सुरेश जी वाज जजिंग सम लिल चैम्प्स का शो इन दुबई। सो उस टाइम पे इंटरनेशनल कॉल बहुत महंगे होते थे, सो पीपल यूज्ड टू नॉट आंसर कॉल। मैंने डंडा कर दिया था, मैं इतना कॉल किया सुरेश जी को। After 10 days, he answered the call, and my voice was not manly, like I was a kid, yeah. 15-16 साल का था। तो I called him, I told him कि hello sir, मैं यहाँ से श्रेयस बात कर रहा हूँ। तो he was not able to hear me. He's like, भाभी जी आप मेरे को 10 दिन बाद कॉल कीजिए, because he thought some lady is speaking with him. So exactly 10 दिन बाद हमने कॉल किया। He called me and my parents to Mumbai for the auditions. We came and he's like कि अच्छा गाता है आपका लड़का, आप इसको, मैं अभी यूएस से वापस आऊँगा तो आप इसको गुरुकुल में एडमिशन करा दीजिए। सो दैट्स हाउ आई केम टू मुंबई। एंड ऑल्सो And this is at what age? आई वाज 15। And you'd completed your 10th by then? हाँ, You'd completed your 10th. 10th के एग्जाम्स के बाद ही ही इज लाइक कि इसका एग्जाम्स खत्म करके आप भेज दीजिए, एंड मैं भी यूएस से वापस आ जाऊँगा। एंड ऑल्सो वन रीजन टू कम टू लर्न एट सुरेश जी वाज राहुल वैद्य, बिकॉज राहुल भैया because I have seen him sing since he was 10 and I was 5, because he was doing some reality show called Aao Jhume Gaye. So you've seen Rahul Vaidya Yeah, before as a kid. as a child. Yeah, and on the contrary, I've never seen him perform at Indian Idol, because हम जहाँ छत्तीसगढ़ में रहते थे वहाँ सोनी आता ही नहीं था। तो my family from Nagpur used to call me and tell me, राहुल वैद्य ने भी ये राउंड क्लियर किया, ये किया। So I've never seen any episode of Indian Idol. But you all are from the same city as well, Nagpur. Yeah, but वो भी एक कनेक्शन था कि नागपुर से हैं, तो राहुल वैद्य ऐसा। And the first time I met
I was really starstruck because he had just won a reality show called जो जीता वही superstar. Right. And वो एक था कि वो आएंगे जीतने के बाद after 4 days he came and मैंने just admission लिया था. So I took his autograph and then we took a photo also. So that was amazing. That's how my journey began. That's how your journey began. In Mumbai. माई फादर वॉज डिसाइडेड ठीक है शायद इसे मुंबई भेज देते हैं, मुंबई जाएगी तो मुंबई महानगरी है, शायद इसकी विचारधाराएं बदल जाए, मुंबई इतना ओपन सिटी है, ओपन माइंडेड है, बट कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ऐसा वक्त था जैसे मैंने मुंबई का नाम सुना मेरे सपनों का जो वो पंख है वो परवाज लेने लगा, एंड आई थॉट इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मेरे लिए नहीं हो सकती है, एंड आई डिसाइडेड टू कम टू मुंबई. मैं मेरी मासी के घर पे आके रहने लगी. To be very honest, very bittersweet experience I had in industry. Okay. And it's been I guess 7 years मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, और जितनी बार भी मेरा ऑडिशन हुआ है या तो वो ट्रांसजेंडर कास्टिंग्स के लिए हुआ है, बट वो काफ़ी टिपिकल स्टीरियोटिपिकल कास्टिंग होता था. हमेशा मेरे माइंड में ये चीज़ रहता था कि जब एक वुमन ट्रांस वुमन का कैरेक्टर कर सकती है तो एक ट्रांस वुमन एक्टर एक वुमन का कैरेक्टर क्यों नहीं कर सकती है. ये हमेशा से मेरे दिमाग में था, और जब भी मैंने कोशिश की ये सवाल उठाने की फिल्म मेकर्स की तरफ से और कहीं ना कहीं पैपराजी की तरफ से ये क्वेश्चन ज़रूर रेज्ड हुआ कि हमें लगता है कि ट्रांस वुमेन्स एक्टर के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है या वो कैमरे को वो नहीं दे पाएंगे जो फिल्म मेकर्स की नीड है. तो ये हमेशा से कहीं ना कहीं टैबू रहा है इंडस्ट्री के लिए. इंडस्ट्री दिखाना भी चाहती है फिल्म में, इंडस्ट्री अवार्ड भी लेना चाहती है, इंडस्ट्री पैसे भी कमाना चाहती है, बट समहाउ एक्सेप्टेंस में बहुत ज़्यादा कमी है. 2020 से 24 के अंदर मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे वेब सीरीज बने हैं आज के डेट में. अब इन 3-4 सालों में मैंने देखा है हमारी इंडस्ट्री को प्रोग्रेसिव होते हुए, अदरवाइज इससे पहले काफ़ी रिग्रेसिव था. पूरी जर्नी की बात करूँगा तो मेरा और इनका मिला के मतलब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ बनेगी. यू बोथ हैव डन सम क्रेजी ऑड जॉब्स टू अर्न मनी. बॉम्बे शहर में फुटपाथ पे सोने से लेकर आज टचवुड आई हैव गॉट द एंटायर फ्लोर ऑफ वेयर आई स्टे इन माय बिल्डिंग. तो वो कभी कभी रात में जब लेटता हूँ घर में तो लगता है कि यार ये सच है. 230 रुपये बॉम्बे लेकर आया था और सोच हमेशा यही रखी कि अगर 250 रुपये भी वापस लेके जाता हूँ तो 20 रुपये के मुनाफे में ही रहूँगा. तो शायद वो सोच ने कभी लुक बैक करने नहीं दिया. फिर चीज़ें आगे चलती गई एंड ऑफ कोर्स support of elder brother, this partnership helped me a lot to get a reach where we are today. मेरे को म्यूज़िक ही समझ में आता था. मैंने कहा म्यूज़िक में एक पैसे कमाएंगे यार, तो कैसे तैसे करके वो जॉब पकड़ी हमने होटल में. तो एक ना तबला प्लेयर था मेरे साथ, वो स्टिल वर्क्स विद मी इन माय बैंड. अभी 2-3 साल से नहीं काम कर रहा है, बट उसने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ काम किया है. तो फिर मैंने कहा यार ये 8 लाख रुपये की तनख्वाह है, इसमें 3 ये लेके जा रहा है, 5 मुझे बच रहे हैं, 5 में मज़ा नहीं आ रहा. मैंने कहा 8.5 मुझे कैसे बचे. तो मैंने उसको निकाल दिया जॉब से. फिर मैंने कहा तू तबला बजाएगा, तो उन्होंने कहा हाँ बजा लूँगा. तो मैंने कहा तू तबले पर रियाज़ कर ले थोड़ा सा, और होटल में तो गाना है, बस 2-3 ठेके याद कर ले तो काम हो जाएगा अपना. देन एक नॉन तबला प्लेयर जिसको कोई लेन देन नहीं है, संगीत से भी कोई लेन देन नहीं है, म्यूज़िक तो सीखना बहुत बाद में शुरू किया. मैंने कहा तबला उठा, तो ये बेसिकली पैसे की गरज से पैसे की गरज से Not इन्हें वो bad. तबले का वो थोड़ा बहुत टन टुन 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 करना सीख लिया. अब ये और मैं, ये तबला बजा रहा है, Music तो था ही अंदर, वो blood मैं में गा तो रहा था, हूँ, वो blood में था, हारमोनियम हाँ. लेके. हाँ, अब वो गजल गाते थे तो ऐसे बैठे होते थे, लोग सुन रहे हैं, कभी कोई सुन रहा है कभी कोई नहीं सुन रहा है, कभी किसी को अच्छा लगा तो किसी ने 100 रुपये का नोट दे दिया, तो 100 रुपये का नोट आ गया, अरे यार आज तो मज़ा आ गया, 100 रुपये आ गए, कभी 200 आ गए, कभी 300 आ गए. तो वो सैलरी के अलावा 200-300 का एक मीटर चालू हो गया रोज़ का. तो अचानक से हमारा काम बढ़िया वहाँ जम गया. वो जो GM था बड़ा खुश हो गया, यार ये तो लड़के बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, इनकी वजह से क्राउड आने लगा, लोग गजल सुनने आने लगे. तो उसने प्लान किया, बोले यार GM ने आपको बुलाया है, आपकी मीटिंग है GM के साथ. तो मैंने कहा पता नहीं कोई गलती तो नहीं हो गई हमसे, क्या पता हमें जॉब से निकाल रहा हो. तो मेरे दिमाग में वो खौफ कि ये जॉब से निकाल देगा, यार इसने बुलाया. हम पहुँचे तो बोले यू गाइस आर वेरी गुड, और बड़ा खुश हूँ यार मैं तुम्हारे काम से, बड़े मेहनती बच्चे हो तुम दोनों. यार मैंने एक प्लान किया है कि जो नीचे वाला अपना रेस्टोरेंट है वो छोटा पड़ता है, लोग ज़्यादा आने लगे हैं, तो आई एम प्लानिंग टू शिफ्ट द रेस्टोरेंट और रूफ टॉप. वो बड़ी जगह है अपनी, तो वहाँ पे अपन, मैंने कहा ठीक है आप प्लान कर लो. तो बोला ठीक है, उसके लिए एक अलग से मैंने कुछ डिज़ाइन किया, आप एक बार जाओ ऊपर जाके देख के आना, फिर आप मुझे आके मिलना.
अब जब मैं ऊपर गया देखने तो उसने कुछ एक पिंजरा बनाया था, पिंजरा, लिटरली पिंजरा, जैसे तोते का पिंजरा होता है ना, ऐसा पिंजरा बनाया था उसने लोहे का, बड़ा golden paint गोल्डन किया था पिंजरा उसको। पेंट किया था। तो जब मैं नीचे आया तो मैंने कहा यार ये पिंजरा बनाया होगा इसने कुछ लुक के हिसाब से, कुछ उसको अच्छा लगा होगा। जब नीचे आया तो पता लगा कि इस पिंजरे में बैठ के हमको गाना है और हमारे लिए कॉस्ट्यूम्स बनाए गए जो कि हरे रंग के थे। So, थी वो पिंजरे में तोता थी sort of तो जयपुर उस जमाने का लोगों का Themed restaurant. थीम। क्रिएटिव आइडिया था वो उसका। ही थॉट कि मैंने कुछ किल कर दिया। उसके इस आइडिया पे जो F&B था जिससे हम लोग डील करते थे, मतलब GM साहब और होटल के ओनर बोले वाह यार तुमने कितना अच्छा Modern निकाला कि 2 सिंगर जो तोते के लिबास में है, एक पिंजरा है टेरिस पे जो बना हुआ है, उसमें बैठ के गा रहे हैं। हरे रंग का कुर्ता, हरे रंग का पायजामा और लाल रंग की टोपी। लाल रंग की टोपी। आपने उस दिन लात मारी उस जॉब को? नहीं मारी नहीं, नहीं, वही अभी तो आगे that- सुनो। that's the catch। गरज क्या होती है। अब मैंने कहा यार इसको ये यहाँ से बढ़िया पैसे आ रहे हैं अपने को महीने में, ऐसे कैसे करें यार, इसका कैसा क्या करें। मतलब इंसेंटिव मिला के बट तब रियलाइज भी नहीं हुआ। मैं आपको दिमाग बताता हूँ में। मेगा, इंसेंटिव मिला के हम लोग महीने का कुछ 14 से 15,000 17,000, ये 2000 मिलेनियम ईयर जब एंटर हुए 2001 2002 अपने के बाद लुक्स और अपनी पर्सनालिटी के बारे में तो सोच ही नहीं थी ना वो टाइम पे। सोच ही एक थी कि सिर्फ पैसा चाहिए। हाँ मतलब Looks, जो personality लड़की के पेड़ रेस्टोरेंट लगाने। में अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई है, वो मुझे देख के ये फील करी कि यार ये अजीब सा तोता क्या बैठा है, उससे फर्क नहीं पड़ता था। नहीं पड़ता था फर्क। फर्क और इससे पड़ता literally- था कि आज घर पे कितने पैसे लेके जा रहे हैं। लिटरली लोग उस टाइम पे वो ऐसा जोक करते थे ना, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आए हैं, डेट चल रही है, तो किसी ने मिर्च डाल दी अंदर तो वो उनको मजा आ रहा है। आम का अचार, किसी ने नींबू डाल दिया अंदर। आम का अचार जो रेस्टोरेंट में सर्व किया जाता है प्लेटों में, कमीले लोग थे। मतलब आई थिंक पर हमें बच्चे, हमें पता ही नहीं, हमको कोई लेन देन ही नहीं उस चीज से, हमको तो पैसे कमाने भाई। मैं ये बता रहा हूँ कि वो उन मोहल्लों से, उन गलियों से, उस शहर से जहाँ से हम आते हैं, जो माहौल में हम पले बड़े, तो बॉम्बे की जो स्ट्रगल थी, वो स्ट्रगल वी काइंड ऑफ एंजॉयड। बिकॉज वो स्ट्रगल नहीं लगी। हाँ, मतलब आपने देख लिया था, यू हैड सीन द वर्स्ट। मतलब पल्लू से, माँ के पल्लू से निकल के हम ऐसा बाहर नहीं आए कि जहाँ पर आके अरे ये मुश्किल है। हाँ, you had seen the worst in life basically. मतलब मैं- what you saw in Jaipur मैं was सेंटरगुड स्टेशन पे सोता था। सेंटरगुड स्टेशन जो है, तो वहाँ पे मैं स्टेशन पे कुछ 20 या 25 दिन रहा हूँगा, तो मैं 20 रुपए देता था जो रात को आते थे, ए जला उड़ा गया जो भी बोलते थे। तो मुझे समझ में आ गया था 20 रुपए देने इनको, मैं 20 रुपए देता था। उसके बाद में मैं गुरुद्वारे में सोया हूँ, इस्कॉन टेम्पल में सोया हूँ, मस्जिद में सोया हूँ। तो मतलब वो वैसा नहीं रहा कि मेरी बड़ी दुख भरी कहानी है, मेरी माँ ने मंगलसूत्र बेचा। नहीं, मजा आया। देखिए नहीं बना आ तो गए थे, पर ये नहीं, वाला जो decide पॉइंट कुछ है ऐसा नहीं हुआ ना, था, ये वाला decide जो नहीं। पॉइंट है ना, ये इन्होंने बोला था मेरे को। He was doing his own struggle as a singer. I was doing my own struggle as a singer. I have assisted couple of music composers. फिर वो स्क्रैचेस गवाते थे, गाने गाते थे, कुछ 4-5 ऐसे बड़े गाने जिनके स्क्रैचेस मैंने गाए थे, नाम नहीं लूँगा। तो जब वो स्क्रैच आपकी आवाज़ में ना किसी और की आवाज़ में आता था ना, तो दिल टूटता था बड़ा। तो वो भी हार्ट ब्रेक होता था कि यार गाया तो मैंने था, अब ये किसी और की आवाज़ में आ गया। सो वन डे वी डिसाइडेड, ही टोल्ड मी कि चल अपन ये साला ये टंटाई ख़त्म करते हैं, खुद के गाने खुद के गाने बनाएंगे, खुद गाएंगे। तो ये वहाँ से फिर ये वो हार्ट ब्रेक था। हाँ, ये वहाँ से चालू हुआ कि अब आओ, मतलब रोलिंग द स्लीव्स एंड गेटिंग इनटू द अरीना। बट व्हेन डिड यू कम टू बॉम्बे? कौन से साल में? मैं वही बता रहा हूँ कि सारेगामा के ऑडिशंस हुए थे पहली बार, देन ही काइंड ऑफ क्वालिफाइड फॉर दैट ऑडिशन। तो वो ऑडिशन से जब ये क्वालिफाइड हुआ और ये इसको बॉम्बे बुलाया गया, तो बॉम्बे आना ऐसे हुआ कि वो ऑडिशंस के बाद में ये बॉम्बे आ गया था। वो इसने शो किया, वो शो काफ़ी उस ज़माने में पॉपुलर हुआ। फिर वो फेम टाइम बड़ा छोटा होता था, उतना बड़ा फेम नहीं था। वो लोगों ने देखा, लोगों ने पहचाना, लोग भूल गए। वो डोमेट्री में सोते थे, तो ये कुछ गा रहा होगा नींद में, वहाँ पे कोई गुंडा टाइप का कोई 6 फुट का लड़का, बड़ा बाइसेप, उसने आके ना दीवार में घुसा मारा कि अबे चुप हो जा, सोने दे रात को।
ये डर गया। मतलब वो इतना स्वीट नहीं था, ही वाज वेरी अब्यूजिव। हाँ अब्यूजिव, मतलब उसने दीवार में घूसा मारा कि दीवार चटक गई, अपनी ताकत शो करने के लिए कि मेरे में ताकत इतनी है, ही मैं वाज तेरी शोइंग दैट पसली इज तोड़ अल्फा। दूंगा। ये डर गया, छोटा था ये, मैं उठा और मैं एकदम- जो जिस साइज पे अभी बैठा हूँ उसके आधा था। तीन निकल जाएंगे, 1/3 ऑफ व्हाट आई एम। मैंने इसको देखा एकदम डरा सहमा, वो एक भाई का प्यार कहो या एक वो बॉन्ड कहो कि साले हम दो ही तो हैं, मतलब इसको मेरे होते हुए कोई और डरा देगा। मैं नीचे उतरा, मैंने कुछ बात ही नहीं करी, मैंने कुर्सी पड़ी थी लोहे की, उसके सर पे मार दी, वो गिर गया नीचे, ढाड़ा, खत्म। तो मतलब दिखा ताकत, दिखा फनी पार्ट इज दिखा ताकत अभी। इन्होंने जो उसको मारा वो हमारे डोमेट्री के ओनर थे, उनकी कुर्सी थी एंड वाज मेड ऑफ जो सरिया हम लोग मकान बनाने में यूज करते हैं, वेल्ड करके वेल्ड बनाई थी, करके। वाज क्वाइट हैवी। Heavy. अब इन्होंने मार दी, उसको कैसा लगी क्या, वो नीचे गिर गया, हाँ ऐसा ऐसा पड़ा है। तो बाथरूम में टॉयलेट था, अब वो कैसा था टॉयलेट, जैसे पब्लिक टॉयलेट होते तो उसमें जो यूज करने वाला मग्गा था, वो मग्गा था कि उसके मुंह पे पानी मारो कि होश में आ उड़ जाए। जा कि मैं डर गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, इसको ज्यादा तो नहीं मार लग गई। पुलिस आ गई, पुलिस आई, कंप्लेन हो गई, उसने किसी ने फोन वोन कर दिया कि यहाँ झगड़ा वगड़ा हो गया। पुलिस आई, डब्बा आया नीला वाला, उन्होंने मुझे बिठाला। अब बोले कि किन्ने मारा, मैंने कहा मैंने मारा है। बोले ठीक है आओ, अब बिठा लिया डब्बे में मुझे। अब ये पीछे पीछे भाग रहा है कि अरे भाई साहब मैं भी था, मैंने भी मारा था। अब मैं अकेला थोड़ी ना रुकूंगा रात में यार डोमेट्री में, तो मुझे भी लेके चलो। सोना तो यहाँ पे भी है, भाई भी सो जाएंगे जाके, क्या फर्क पड़ता है। बट दिन को निकल नहीं पा रहे थे वहां से। जब मैं बॉम्बे में आ गई, मूव हो गई, पैसे बहुत थे मेरे पास, सीधा आई वर्सोवा में घर लिया, हाँ बताओ क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके बाद इवेंट्स बहुत किए, बिकॉज पूरे बॉम्बे को छोड़कर पूरा इंडिया क्या मतलब यूएस से भी मुझे मैसेजेस आते थे, बिकॉज ऑल द टीनेजर्स, ऑल दैट ग्रुप, लाइक द एज ग्रुप हम लोगों का है, काफ़ी पॉपुलर था वो शो। सो पैसे तो आए, उसके बाद भी मैंने काफ़ी शूट्स एंड इवेंट्स किए, तो मनी wasn't the issue that time. हाँ. You're lucky. हाँ. क्योंकि जब लोग बॉम्बे आते हैं तो सबसे पहले उनका जो इशू होता है वो होता है सर्वाइवल, Survival. वो होता है रहने की जगह, वो Correct. होता है पैसे। आपके साथ हाँ. वो डिफिकल्टी नहीं आई? नहीं आई, वो क्या बाद में हुआ? आई, बाद में आई 4 साल बाद, जब मुझे पता चला कि फेम इज ओवर साक्षी, यू हैव टू ऑडिशन, यू हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट जो बाकी लोग कर रहे हैं आपको भी करना पड़ेगा। मैं आई एंटर्ड द इंडस्ट्री विद फेम, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, ये है सब है, साक्षी प्रधान, लोग भाग रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। फिर धीरे धीरे व्हेन स्प्लिट्स फ्लाकिमो सीजंस आए, देन बॉम्बे को मैंने समझा कि अच्छा ये है फिल्म इंडस्ट्री, इट्स नॉट एन इजी जॉब टू सर्वाइव हियर। बॉम्बे हर किसी को नहीं बचता। मैंने लोगों को देखा है अपना बैक पैक करके जाते हुए रोते रोते कि नहीं कर पाए, आई वाज लाइक शिट। सो आई हैव सीन दैट पार्ट आल्सो, बट आई थिंक डेस्टिनी वाज इन माय फेवर कि मेरी शुरुआत तो थोड़ी अच्छी हो गई एंड मुझे समझ में आ गया कि अच्छा ये इंडस्ट्री है। तो शुरुआत की जो सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं वो जी। चैलेंजेस आपके साथ नहीं थे, तो कौन से चैलेंजेस थे बाद इन द में। बिगिनिंग ऑफ योर करियर? बाद में आई ना, शुरुआत में कोई चैलेंजेस कोई नहीं, इट वाज ऑल challenges नहीं। हंकी डोरी इन द या बाद में क्या चैलेंजेस आए? just like another girl, had to go audition, had to meet people. I didn't know anything कि कहाँ जाना है, किससे मिलूँ, कौन है casting directors, coordinators अलग बेवकूफ बना रहे हैं, बट casting आप director। ऑलरेडी फेमस थे और ऑलरेडी फेमस होने के बाद जब लोग आपके पास आ रहे थे वो हाँ। 4 साल में कोई कॉन्टैक्ट्स कनेक्ट्स बने बनाए बने नहीं। बेवकूफ ज्यादा बने, लेकिन कैसे बहुत यार लोगों ने बहुत बेवकूफ बनाया है। कैसे? जैसे मीटिंग के लिए बुलाते थे, कुछ हो नहीं रहा होता था, ऑडिशन बुलाते थे, कुछ समझ नहीं आता था मुझे, मैंने कहा क्या हो रहा है। और बहुत साल तक मुझे मतलब ड्यूरिंग द स्प्लिट्स आई वाज डूइंग मोर ऑफ इवेंट्स एंड अवार्ड शोज में जाती थी एज अ सेलिब्रिटी, वो लोग मुझे बुलाते थे, रिबन कटिंग ये वो, तो मैं आई वाज डूइंग मोर ऑफ दैट। बट एज एन एक्टिंग करियर स्टार्टेड इन 2014 and 2016 was my real acting career, which started with Viacom 18 only. So Viacom 18 ने मुझे बहुत काम दिया है। मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ Viacom की टीम को। और मैंने 1 2 3 4 5 shows किए Viacom 18 से, and that really gave me a mileage. एग्जैक्टली लाइक उस टाइम वो फेम बहुत मुश्किल था मिलने को, बहुत बट मुश्किल आपको था। मिला। जी, वो फेम के बाद आपने बहुत सारे मिला नहीं है, टास्क challenges किए हैं भी मैंने। देखे। हाँ मतलब जो भी किए, बट यू वर द विनर नो ऑफ द Correct, शो। yeah. उसके बाद में बहुत सारी चीजें हुई जिंदगी में, फेम है, पैसा है, अब काम ढूंढना है, तो सीरियसनेस Came 5 from साल there. बाद आई। Correct, हाँ। क्यों 5 साल बाद वो सीरियसनेस क्यों आई? नहीं, कोई मेंटोर नहीं था यार। आई मीन आई एम नॉट अ डॉटर ऑफ एनी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर दैट
from the start I know I have to learn dance, I have to learn horse riding, and I'm going to be launched when I'm 17 or 18. वो नहीं था. We learned, like you and I, people like us, we learn from experiences. हम लोग काम करके समझते हैं, सीख कर समझते हैं, और बेवकूफ़ बन के समझते हैं. तभी समझ में आता है कि हाँ ये नहीं करना है, अब वो उससे नहीं मिलना है. ये सीरियसनेस मैं जानना चाहती हूँ कि ये सीरियसनेस किस वजह से आई? क्या फैमिली का प्रेशर था, या पैसे खत्म हो रहे थे, या अब लग रहा था कि कुछ फ्यूचर में कुछ करके दिखाना है? ये फैमिली तो बहुत सपोर्टिव थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी, I'm sure, wherever they are. And प्रेशर ये था कि I'm a very competitive girl. See, for me, I can't sit idle कि नहीं कुछ नहीं कर रही हूँ, chill करते हैं. No. For me, I have to do something. If already I have a name, तो उसको मेंटेन तो रखना ही पड़ेगा ना. आपकी इज्जत और आपकी कमाई आपके हाथ में होती है. You spoil it or you break it or you make it. It's very simple. So I wanted to make it. I wanted to do something. And then I decided one thing. After Splitsville and Big Boss, I'm not going to do reality shows. I'm going to concentrate on acting. And that's what I did. नासिक में था पोस्टेड. और मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं एवरी सैटरडे संडे वहाँ से टाइम निकाल के मैं ऑडिशंस के लिए बॉम्बे आया करता था. कुछ काम नहीं किया मैंने, सिर्फ ऑडिशंस दिए हैं. एक सिनेरियो पता चला कि ऑडिशन भी कोई चीज़ होती है, सिर्फ उस एक साल के दौरान. फिर वो ऑडिशंस देने शुरू किए, और कोई एक्टिंग क्लासेस, कुछ कोचिंग वगैरह, कहीं किसी स्कूल से कुछ मैंने कोई तालीम ली नहीं थी एक्टिंग की. बट एक शौक़ था, एक पैशन था. ये था कि हाँ, अपने अंदर उस चीज़ का मुझे आइडिया था कि शायद मैं कर सकता हूँ और मैं ये चीज़ बेहतर तरीके से कर पाऊँगा. तो उसके चलते मैं ये सब कर रहा था. बट अनफॉर्चुनेटली मेरा ट्रांसफ़र हो गया. आई एम एन इंजीनियर बेसिकली. सो और मेरा ट्रांसफ़र, आप बिलीव नहीं करोगे कहाँ हुआ? J&K, जम्मू एंड कश्मीर. एक्टर इंजीनियर निकलता है. व्हाई इज दैट सो? इंजीनियरिंग से बोर हो जाते हैं क्या है? दैट आई डोंट नो. सो मैं कश्मीर चला गया. फिर कश्मीर में जाके एकदम से ऐसा धक्का लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब तो बॉम्बे बहुत दूर है, रियली बहुत दूर है. तो वहाँ पे थोड़ा अटक गया. फिर मैंने लेकिन हाथ पैर मारना बंद नहीं किया. मैंने फिर वापस जुगाड़ करके कुछ भी करके 1-1.5 साल के अंदर मैंने वापस बॉम्बे ट्रांसफ़र ले लिया. फिर बॉम्बे ट्रांसफ़र लेने के बाद मुझे लगा शायद अब ऊपर वाले ने सोचा है कि भाई अब तो तुझे अपने पैशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब तेरा ट्रांसफ़र हो भी गया. तो आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपनी लंच ब्रेक में भी ऑडिशन देने जाया करता था ऑफिस के, जो 1 से 2 के बीच का जो 1 घंटे का टाइम है. और फिर शाम को जैसे ऑफिस ख़त्म हुआ तो तब ऑडिशन के लिए चला गया. फिर सैटरडे संडे, तो वैसे करके मैंने स्टार्ट किया. और मैंने कैमियोज से शुरू किया. सीरियल में छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ना, 1 लाइनर 2 लाइनर, जो डे कैरेक्टर्स होते हैं, 1 डे 2 डे कैरेक्टर. तो मुझे अभी भी याद है, मैंने एक जोधा अकबर एक सीरियल आया करता था, मैंने वहाँ से शुरू किया था. एंड दैट वाज अ नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर, जिसमें कोई डायलॉग्स नहीं था, बट दैट वाज अ गुड कैरेक्टर. उसमें करने को काफ़ी कुछ था. और उस कैरेक्टर की डेथ भी हो जाती है. मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पता चले न्यू कमर्स को कि इट्स नॉट ईजी. और वो कैरेक्टर के लिए भी मैंने कुछ 8 या 10 ऑडिशंस दिए होंगे, तब जाके वो कैरेक्टर मिला था, जो कि नॉन स्पीकिंग था, जो कि बहुत छोटा 3 दिन का कैरेक्टर था, लेकिन नॉन स्पीकिंग कैरेक्टर था. सो ऐसे जर्नी शुरू हुई मेरी. मैं बॉम्बे में ऑनेस्टली स्पीकिंग आई केम टू बिकम एन एयर होस्टेस. I got trained for it and I passed the interview with Jet Airways, by the way. Okay. लेकिन in the meantime, you know how it is designed. मैं बैठी हुई थी अपनी एक फ्रेंड के यहाँ पे, she is a coordinator, और उसके यहाँ पे कॉल आया. हमारी एक सिंगर है अभिजीत भट्टाचार्य. हाँ, you know, जी, yes. So उनको कॉल आया कि हमारी एंकर भाग गई and we need an anchor. तो she said कि तुम एंकरिंग करोगी? I said yeah sure why not. उसने फ़ोन रखा तो मैंने बोला कि ये एंकरिंग क्या होती है. He was like तुम मरवाएगी मुझे. मैंने बोला नहीं होती क्या है बता तो. तो she said कि भाई वो स्टेज पे बोला वेलकम वेलकम ये सब बोलते हैं. बोला हाँ तो बोल देंगे, बोलना ही तो है. लड़की हूँ, बोलते हुए पैदा हुई हूँ. लड़के रोते हुए होते हैं, हम बोलते हुए होते हैं. So that's how we started off. Luckily उस वक्त तो मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी और मैंने हिंदी में स्टार्ट किया था. In the meantime, also I was doing a show as a background dancer for Javed Jafri. Wow. मैंने मेरी ज़िंदगी के पहले 3 शोज एज अ डांसर किए हैं, वो भी बैकअप डांसर. मुझे ना डांस सीखना था.
मैं ऐसे आई थी, मैं अपने बलबूते पे करूंगी, मैं किसी से पैसे नहीं लूंगी। बॉम्बे आके पता चला कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। एंड देन आई वांटेड टू लर्न डांसिंग, मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं बॉस्को के पास गई। द बॉस्को हु इज नोन लाइक हिज लेटेस्ट हिट इज तौबा तौबा सॉन्ग। Yes. बॉस्को, सो बॉस्को सीजर दे आर डुओ। और मैंने बोला मुझे आई वांट टू लर्न। तो मैंने बोला लर्न बोला ना, ये पैसे मांगेंगे। मैंने बोला आई वांट टू परफॉर्म विद यू। फनीली द ऑडिशन आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई स्टार्टेड डूइंग शोज। और ऐसे ही एक लास्ट शो जो मैंने किया वो था जावेद जाफरी के लिए। एंड आई टोल्ड हिम कि मुझे आपके जैसे करना है। सो ही सेड कि कैसे, तो कर लो। मैंने बोला मुझे बोलना नहीं आता, आई डोंट नो इंग्लिश। आई सेड आई डू नॉट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश। दैट टाइम आई रियली डिडंट नो। तो उन्होंने बोला कि करना क्या है। उन्होंने मुझे 2 चीज़ें बोली, मैंने वो की। और 1 साल बाद आई वॉज डांसिंग एंड आई वॉज होस्टिंग विद जावेद जाफरी ऑन सहारा। Oh, superb. What Like that. So that's how my journey of acting and of hosting and it started off. Acting में भी यही हुआ था, मेरी फ्रेंड थी ऑडिशन के लिए जा रही थी, मैं लुंगी कुर्ते में सो रही थी घर पे। और मैं उसके साथ चली गई क्योंकि कोई था नहीं वहाँ पे, क्यू देने वाला कोई नहीं था। मैंने क्यूज दे दिए और दूसरे दिन कॉल आया सोनी से कि वो लड़की क्यूज दे रही थी, उसे बुलाइए। That was my first, yes, that was my first serial. हम सब सुनते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। एक मेरे परिचित हैं जो मुंबई में रहते थे, जो एक ज़माने में हमारे यहाँ रहते थे। उनकी हाई स्कूल की मार्कशीट खो गई। उसमें उस समय हाई स्कूल की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होती है। करेक्ट। तो उसके लिए उनको पासपोर्ट अपना रिन्यू कराने के लिए उसकी ज़रूरत थी। उन्होंने मेरा नाम लिखा और शहर का नाम लिखा, उनको क्योंकि एड्रेस बदल चुका था। और वो चिट्ठी घूमते घूमते हमारे घर आ गई, जिसमें उन्होंने अपना फ़ोन नंबर वगैरह दे दिया था, बॉम्बे का लैंडलाइन नंबर। तो मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने बताया मेरा ये रोल नंबर था, लेकिन ये मुझे डुप्लीकेट मार्कशीट चाहिए। तो फिर मैं कॉलेज गया, बातचीत की, उसकी फ़ीस जमा की, फॉर्म भरा और करके तो उनकी मार्कशीट आ गई और मैंने उनको वो भेजा। और इस बहाने उनसे मेरा फिर से एक जुड़ाव हो गया। वो कुछ ऐड जिंगल्स यहाँ कर चुके थे, काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। और एक बार मैं बड़ौदा घूमने आया तो मैं उस वक्त बॉम्बे आ गया 1 दिन के लिए। और मैं उनके साथ बैठा तो मैंने कहा यार बॉम्बे जैसा फिल्मों में दिखाते हैं वैसा तो दिख नहीं रहा है। बोले मैं कल तुमको टाउन ले चलूँगा। मैंने कहा टाउन मतलब ये क्या है? ये कौन सी इसको बला है? सबब कहते हैं। तो हमको पहली बार पता चला उपनगर। हाँ सब जी। और टाउन ले चलूँगा। तो मैं पहली बार उनके साथ फिर सवेरे सर चर्च गेट और चर्च गेट से उतर के फिर एक एड एजेंसी में गया। तो शीशे का ऑफिस और वहाँ थोड़ा बॉम्बे डिफरेंट दिखा, अलग अलग तरीके का। फोर्ट वोर्ट का एरिया दिखा, वो सब बिल्डिंग्स दिखी, हाई कोर्ट की बिल्डिंग वो सब दिखी। मैंने हाँ ये बिल्डिंग, फिर वो मेरिन ड्राइव दिखा मुझे बाद में। मैंने कहा हाँ ये तो फिल्मों में देखा है मैंने। तो वहाँ अलग बॉम्बे दिखा। और फिर मैं जब एड एजेंसी के अंदर गया तो मुझे लोग भी अलग दिखे, सब अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। और उनका पहनावा, ओढ़ना, उनका स्टाइल, बहुत सारी चीज़ें अलग थी। मतलब मैंने पहली बार महिलाओं को सिगरेट पीते हुए पहली बार उसी एड एजेंसी में ही देखा। इसको लेके कोई ऑफेंडेड ना हो, मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस था। दैट्स द फैक्ट। हाँ, दैट वाज द फैक्ट। फर्स्ट टाइम आई हैव सीन कि महिलाएं सिगरेट पी रही। मैंने यूपी में देखा नहीं था कभी। मैंने बीड़ी पीती हुई, हुक्का पीती हुई कुछ बुजुर्ग औरतें तो देखी थी, हाँ, लेकिन मैंने इस तरह से नहीं देखा था। और बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एक ही लाइटर से मेल फीमेल दोनों सिगरेट जला ले रहे हैं। तो मुझे वो अजीब भी लगा और अनोखा भी लगा। बट वो लोग बहुत अच्छे इंसान, बहुत जल्दी घुल मिल गए। और मुंबई के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि यहाँ पर आपकी मेहनत और प्रतिभा की बड़ी कदर है। अगर सही लोग आपको मिल जाएं तो वहाँ पर उन लोगों ने मुझसे थोड़ी देर बात करके समझ गया कि इस आदमी को हिंदी तो आती है ठीक से। और उनका कमज़ोर पक्ष हिंदी था, वो लोग अंग्रेज़ी के खिलाड़ी थे। अच्छा, उन दिनों हिंदी में ऐड बनने का बहुत प्रचलन आ गया था जी। अगर आपको याद होगा 98-99 की बात के आसपास की बात है। तो उन्होंने कहा कि हमको 3 ऑडियो विजुअल बनाने हैं जी। और वो फिल्मी धुन पे बनाने हैं। तो उन्होंने ब्रीफ दिया। अच्छा, तब तक उनको पता नहीं था कि मैं इतना बढ़िया राइटर हूँ। तो वो उनको ब्रीफ दे रहे थे। और वहाँ से बाहर निकले, मैंने कहा यार अच्छा एक चीज़ और, तो मैं यार भूख लग रही, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ चाय कॉफ़ी और बिस्किट ही खिलाए जा रहे थे। भूख लग गई तो बोले चलो ले चलते तुम एक रेस्टोरेंट में। यहाँ बहुत सुंदर उड़ूपी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ डोसा वोसा खाया। फिर मैंने उससे जो एक कागज़ मांगा वेटर से, तो उसने वो जो रसीद वाली पर्ची होती है पुरानी, वो फाड़ के दी। उसी पे मैंने जो उन्होंने ब्रीफ दिया था वो लिखना शुरू किया। और थोड़ी देर बाद जो मेरे साथ दादा गए थे उनको दिखाया, बोला अरे ये तो तुमने एकदम वैसा लिख दिया। तो मैं तो राइटिंग करता हूँ। बोला अरे वाह। और वहाँ से लेकर घर वापस आने तक मैंने 3 ऑडियो विजुअल बना दिए। फिर उनको फेयर किया और फेयर करके फैक्स किया और वो वहाँ से अप्रूव हो गया। वाह। और अगले दिन मैं स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग देख रहा था और फिर मैं वहाँ से देख दाख के सब चीज़ वापस आया। और 15,000 रुपये के चेक मुझे 5-5 हज़ार रुपये प्रति उसके हिसाब से मुझे मिले, जो एक बड़ी रकम थी उत्तर प्रदेश के लोगों के हिसाब से।
मेरे फादर की क्लास 1 ऑफिसर थे, उनकी सैलरी 4-5 हज़ार रुपये महीने की थी। ही वॉज अ गेजेटेड ऑफिसर एट दैट टाइम, और यहाँ 15,000 रुपये हमको 1-1.5 घंटे के अंदर के काम से। तो ये मान के चलें कि आपको तो इतनी स्ट्रगल करनी ही नहीं पड़ी। नहीं सर, करनी पड़ी। कैसे? अभी आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ, ये काम मिल गया, लेकिन इस काम ने क्या किया, इस काम ने मेरे मन में एक कीड़ा डाल दिया, जो उत्साह कि मुझे मुंबई आना चाहिए। फिर मैंने उसके बाद जो कंप्लीट की पढ़ाई दिल्ली में रहा, ये उसके पहले ही हो गया था। फिर जब मैं मुंबई आया तो चूंकि ये लोग परिचित हो चुके थे, मेरा काम देख चुके थे, तो मुझे इतने ऐसे काम मिलने लगे कि मेरा सर्वाइवल की प्रॉब्लम खत्म हो गई कि किराया कहाँ से दूंगा, मुझे घर से पैसे मंगाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे अच्छा कपड़ा खरीदना है, जूता खरीदना, ये खर्चे मेरे ऐड से आने लगे। और लगभग 2-2.5 साल तक मैं ये एड्स वगैरह लिख, प्लस मैंने 2 किताबें लिख रखी थी दिल्ली में, वो मेरे साथ रहती थी। तो वो जब मैं किसी को दिखाता था तो वो देख के अच्छे से बात करता था, चाय पिलाता था, वो ठीक चेक करता था, उसमें मेरी फोटो लगी हुई थी, ये सब। तो कि वो एक प्रकार का आइडेंटिफिकेशन था, वो प्रूफ था कि ये आदमी सच में लिखा है। बट इस लेखन से उसको जो लेखन की जरूरत है वो कितना मैं कर पाऊंगा, वो एक मन में सवाल मेरे भी रहता था, उसके भी रहता था। तो लेकिन वही है कि जहाँ चाह वहाँ राह, और वो मुझे ऐड मिलते गए, और इस तरीके से मेरा काम शुरू हुआ इंडस्ट्री में। और शुरुआती जो है मेरा समय निकलता चला गया, और फिर कई बड़े लोग, मतलब आर्टिस्ट जो अब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, जैसे सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल, इन सब लोगों ने मेरे लिखे हुए ऐड गाए। और विनय मांडके एक बहुत बड़े सिंगर थे जो एड्स की दुनिया में बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने, विनय दादा ने मेरे कई सारे एड्स गाए। तो मुझे शुरू में ही अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, और मेरी एक गाड़ी चल पड़ी। Yes, I'm born and brought up in Mumbai. I'm basically from Mangalore. So my parents are from Mangalore, but मेरी पैदाइश यही की है, मेरी स्कूलिंग, मेरा कॉलेज, सब कुछ यहीं पे हुआ। मैं मुंबई से बाहर कहीं नहीं रही हूँ, कहीं पे भी नहीं। और मुझे लगता भी नहीं कि मैं मुंबई से बाहर कहीं और रह सकती हूँ। लाइक आपका घर आपको मुंबई में ही चाहिए? घर, दिल, सब कुछ मुंबई। हाँ, you love Mumbai so much. Because I've never been comfortable anywhere outside Mumbai. So मैं मैंगलोर भी जाती हूँ, but just for vacation या फिर कुछ फैमिली के साथ कोई काम हो, कोई ट्रेडिशन हो हमारा. But I can't stay for more than 2 weeks over there. 2 weeks भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. And मुंबई के अलावा किसी और शहर में रहने का सोचा नहीं. So I come from a corporate background, or that too from IT background, softwares. Okay. So we have a lot of opportunity to go to Pune or Bangalore or Hyderabad. मेरा तब भी मन नहीं किया. मेरे सारे दोस्त चले गए, colleagues चले गए, शिफ्ट हो गए, US चले गए, UK चले गए, तो मैंने कभी मन ही नहीं किया जाना. 20,000 लोग तो आते हैं. अब उन 20,000 में से 5,000 कर रहे होंगे पार्टी दारू पी के रोज रात को. 5,000 सुबह उठना नहीं चाहते. बाकी 5 को जिम नहीं जाना, वेट लूज नहीं करना, एक्टिंग नहीं सीखनी, पहले मज़ा करते हैं. एक ही तो ज़िंदगी है. लड़कियां, लड़के, लफड़े, अफेयर्स, नशे, पता नहीं क्या क्या. लेट्स बी ओपन. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल. 20,000 में से 20 के 20 नहीं होते जो स्ट्रगल करते हैं. 20 में से शायद 3-4 हज़ार है, मुँह पे बोल रही हूँ, जो बॉम्बे की स्ट्रगल को, बॉम्बे की असलियत जो है. बिकॉज बॉम्बे में ना, यही तो बात है ना, मुंबई के अंदर जितना लोग सोचते हैं ना किस्मत बनाने के लिए लोग जाते हैं, बॉम्बे में खोना भी उतना ही ईजी है. तुम आते तो हो इस शहर में, बट कितने लोग टिक पाते हैं. तभी तो हार मान के कुछ लोगों को घर पे जाना पड़ता है, पर वो ये नहीं सोचते कि मैंने दिया कितना टू बी वेयर आई वांट टू बी. एंड आई एम नॉट सेइंग जो लोग 100% देते हैं वो हमेशा सक्सीड होते हैं. किस्मत होती है, बट किस्मत को मेहनत भी लगती है. जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, आपको छोटा ही सही, लेकिन बॉम्बे एक मौका ज़रूर देगा यार. एक छोटा ही सही, पर देगा ज़रूर. मुद्दा ये है कि आपने कितना इनपुट दिया है मेहनत का, और किस्मत पे सब नहीं ठोक दिया कि भाई किस्मत ही ख़राब थी. तो ऑनेस्टली कंपटीशन आपको उन 20,000 लोगों में से नहीं है जो यहाँ बॉम्बे में एक्टर्स बनने आए हैं. उन 3,000 लोगों में से है. उन 3,000 लोगों से कंपटीशन है आपका, जो तब मेहनत कर रहे हैं जब आप सो रहे हो बॉम्बे आके और पार्टी कर रहे हो. सिंपल. वाओ. या आपने क्या क्या खोया या पाया जब बॉम्बे आए, और जब तक ये शो नहीं मिला तब तक, वो ड्यूरेशन है? सबसे पहले तो मैंने अपने पेरेंट्स को खोया है यार. मतलब लिटरली आई एम दी ओनली चाइल्ड. मेरी फैमिली जो है वो 3 लोगों की है. मॉम, डैड और मैं रहते हैं घर पे. मेरे बिना मेरे मॉम डैड को आज तक नींद नहीं आती. अब तो मेरी शादी हो गई है, चलो अलग बात है. मॉम डैड ने एक चीज़ मुझे कही थी, फॉर एग्जांपल, कि तू बॉम्बे चले गए ना बेटा, वी आर प्राउड कि तूने हमें निराश नहीं किया. हम तेरे को देखते रहते हैं, अच्छा लगता है. बट तू चली गई तो हमने ये सोच के अपने मन को मार लिया कि इकलौती बेटी थी, उसकी शादी हो गई. हम तो ये सोच के रह रहे हैं. एंड माई मॉम, बेबी, आई एम लिटरली बता रही हूँ, एट दिस एज ऑल्सो राइट नाउ, मुझे शादी के पहले या शादी के बाद, अभी की भी बात है,
मैं यहाँ तक आई हूँ ना, मैंने मम्मी को मैसेज किया, मैं सुबह उठती हूँ, गुड मॉर्निंग मम्मा, शूट से आ गई मम्मा, खाना खा लिया मम्मा, डैड को भी अपडेट देती रहती हूँ, बिकॉज मेरा भी यही है ना कि जिन मॉम डैड का मुझे ध्यान रखना है, उनका बेटा मैं हूँ, बेटी मैं हूँ, उनको छोड़ के आ गई हूँ। बहुत अपने आप को मैंने गिल्ट में ना बहुत दिन काटे हैं कि मैं गलत तो नहीं कर रही, एम आई सेल्फिश कि मैंने अपना सपना चूज़ किया, इंडस्ट्री चूज़ की। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, वो सीना फुला के तो सोते हैं रात को, दिन भले ही वो मुझे याद करके बिताते हैं, पर उनको नींद भी तगड़ी आती होगी सोच के कि बेटी ना यस हमारी बेटी है। तो दैट इज़ माई टारगेट यार। तुम खोते हो यार, कहीं से निकलोगे नहीं तो कहीं पहुँचोगे कैसे? वन फाइन डे मैंने अपने घर पे बोला मम्मी पापा को, वाइफ को, सबको, लीव मी फॉर 10 days, आई कम बैक। एंड आई स्विच ऑफ माई फोन, आई वेंट टू गोवा। मेरा एक वहाँ पे भाई रहता है, राजू भाई करके, माई सिस्टर्स इन लॉज में है ना, देवर है उनका। तो मैं वहाँ पे चला गया भाई के पास, और वहाँ पे वो ऑफिस जाता था अपना रेगुलर, उसका जॉब है, इट वॉज एन एक्स नेवी पर्सन। सो वो जॉब जाता था, उसके घर में मैं चुपचाप बैठा रहता था। शाम को मैं सी बीच जाता था, वहाँ बैठता था सर, 4 बजे मैं घर आता था। ऐसा मेरा 10 दिन मैंने किया, एंड इट वॉज क्लियर कि मुझे करना क्या है उन 10 दिनों में। प्लॉटिंग कर रहे थे? प्लॉटिंग कर रहा था मैं क्या करूँगा, कैसे स्टेप लूँगा। उस बीच में मैंने सब लोगों को फ़ोन किया मुंबई में, जो लोग हैं, जो लोग कर रहे हैं कुछ, है ना। फिर मैं वहाँ से उठा, घर आया, घर में बोला कि मैं मुंबई चला जाऊँगा। तो बोले यहाँ पे एस्टेब्लिश बिजनेस है, माई पार्टनर्स ऑल्सो, वो लोग भी बढ़ गए, इतना कुछ खोल दिया तुमने, तुम्हारे भरोसे हम लोगों ने इतना। बोला मैं संभालूंगा रिमोटली, एवरीथिंग आई विल हैंडल, है ना, लेट मी गो प्लीज़, आई वांट टू गो, मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। देन आई पैक माई बैग, आफ्टर 10 days आई मूव टू मुंबई। सोलो नॉट विद फैमिली सर, अकेला। शुरुआत तो अकेले से। एंड माई इनकम वॉज ओनली वन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, माई कंपनी वॉज रनिंग एंड सम अमाउंट इज कमिंग टू माई पॉकेट, लाइक 1-1.5 लाख रुपए आसपास आई वॉज गेटिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज वी यूज टू गिव सैलरी टू अस, है ना। और कभी लॉस में चला गया, किसी महीने 2-4 कंपनी निकल गए, तो फिर यू हैव टू ड्रॉप योर सैलरी ओनली टू पे टू पीपल। फिर ऐसा हुआ 1.5 year मलाड में रहता था, शेयरिंग ऑटो पकड़ के मैं मलाड स्टेशन जाता था, वहाँ से 10 रुपये की लोकल पकड़ के सेंटा क्रूज उतरता था, वहाँ से शेयरिंग ऑटो लेके कलिना यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, वहाँ से पूरा दिन क्लास करता। मेरा क्लास 3 घंटे की होती थी सर, और जिसका भी क्लास हो उसका प्रोजेक्ट में मैं हाथ बटाता था। जैसे मेरे सीनियर्स होते ना, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं 3 साल का पूरा कोर्स करूँ, तो मैंने 11 months का शॉर्ट कोर्स मैंने डायरेक्शंस पे किया, है ना। तो लेकिन जो 3 साल के क्लासेस कर रहे हैं, तो उनके वो कभी भी बुलाए कि उत्कल आर्ट का काम करेगा क्या, मैं हाँ करूँगा ना, आ जा। सो मैं जाता था, एंड एवरीबडी इज़ लविंग मी बाई सीइंग माई पैशन, है ना। मुझे अगर बोलते हैं ना किचन सेटअप करो, है ना, मैं पूरा एकदम कांदा अच्छे से गोल गोल काट के, वो ऑमलेट बनाना ना एक्टर को, ठीक है अपन रेडी है सो कांदा काटो, प्याज काटो, वो सब कुछ रेडी करके उसको देता था पूरा, है ना। सर ठीक है ये सर, डायरेक्टर को पूछता था, हाँ ठीक है सर करिए। फिर मैं देखता था डायरेक्टर कैसे डायरेक्ट करता है। सो साइमल्टेनियसली मेरा प्रैक्टिकल होता था और सब कुछ होता था। फिर आया ब्लैक बुक का बारी कि आप सबमिट करो अपनी मूवीज ऑन ब्लैक बुक में, लिखो पूरा चीज सर। एंड आई वाज द फर्स्ट मैन टू सबमिट द फर्स्ट कॉपी, और मैं सिलेक्ट हो गया सर। देन हियर कम्स योर अवार्ड। ये एंटायर जर्नी था मेरा। सो 11 महीने का मेरा जर्नी था, इट एक्सटेंड टू 13 months। और उसका रिजल्ट ये है कि वहाँ पे अभी यूनिवर्सिटी में के अंदर जो फिल्म डिपार्टमेंट है ना अपना, रमेश सिप्पी का इंस्टीट्यूट, वहाँ पे एक लगा हुआ है मेरा और रमेश सिप्पी सर का पोस्टर लगा हुआ है। मेरी उम्र 14.5 साल की थी जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में आया था 2019 में। ओके। एंड काफ़ी ही अलग और काफ़ी यूनिक सी जर्नी थी, और काफ़ी फिल्मी जर्नी थी मेरी। मतलब फिल्मी जर्नी कैसे? जैसे फिल्मों में होता है ना, लाइक ज़्यादातर चीज़ें मेरे साथ वैसे सेम हुई। मतलब स्टेशन पे रहना, 15 दिन तक वड़ा पाव खाना, मतलब बड़ा अजीब। नहीं, थोड़ा सा अच्छे से बताओ यार, 15 दिन तक वड़ा पाव खाया, स्टेशन पे रहे, क्या कैसा किस्सा था ये? मेरे साथ हुआ ऐसा था कि बहुत टाइम से मैं प्लान कर रहा था कि मुझे मुंबई आना है। ओके। एंड बहुत ही छोटी उम्र में पता नहीं एक पागलपन था कि बस किसी ना किसी तरीके से मुंबई पहुंच जाऊं, लाइक काम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सपने बहुत बड़े मतलब मैंने बुन लिए थे मैंने दिल्ली में।
एंड मैं पैसे जमा करता था कि यार मेरे पास कुछ पैसे जमा हो तो मैं टिकट बुक करूंगा और मैं एसी से जाऊंगा, मतलब एसी कंपार्टमेंट से, मतलब ऐसा। तो फैमिली सपोर्ट था? नहीं, या हमारी फैमिली से, मतलब पूरे खानदान में कोई भी मतलब एक्टर नहीं है, मतलब तो ये सब घर वालों से चोरी छुपे मतलब थोड़े पैसे इकट्ठा कर ले, 100 200 500 इधर से मिले। 6 महीने लग गए मुझे 1000 रुपये कुछ इकट्ठा करने में बचपन में। तो उस 6 महीने जब लगे ना, उससे मैंने टिकट बुक की, ठीक है, और मैंने अब पूरा प्लान कर लिया था, भागना है यार यहाँ से, ठीक है कुछ बड़ा करना है तो कुछ छोड़ना भी पड़ेगा, ये सोचकर मैंने ठीक है टिकट बुक की। अब भागने की भी प्लानिंग की, घर पे झूठ बोलकर निकल गया मैं स्टेशन। क्या झूठ बोला घर पे? कि मैं जा रहा हूँ, मतलब दोस्तों के घर जा रहा हूँ, आऊँगा शाम तक रात तक, और मैंने सोचा उसके बाद फ़ोन ऑफ कर दूँ। बहुत ही मतलब फोन था तब तुम्हारे पास? हाँ, फोन मेरे पास एक पैनासोनिक का फोन हुआ करता था। कितनी एज थी? मेरी 14.5 साल का था मैं। टिकट बुक की? टिकट बुक की, लेकिन आगे बहुत अजीब हादसा हुआ। मैं स्टेशन पहुंच गया यार, टिकट भी थी, और स्टेशन पहुंचने के बाद ना दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन करके स्टेशन है। मैं बड़ा स्ट्रगल करके पहुंचा वहाँ पे। अच्छा। और पहुंचने के बाद देख रहा हूँ कि यार ट्रेन लगी हुई है, अब टिकट भी है मेरे पास, जाना है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहाँ पे ना एक पंजाबी फैमिली आकर बैठी, मतलब ठीक है। तो उन लोगों को मैं काफ़ी देर तक नोटिस किया यार, मतलब कि बड़ा ही ऐसा, तो इमोशनली मैं रोने लग गया। मैं था तो बच्चा ही ना उस टाइम पे, तो मैंने सोचा जाऊँ या ना जाऊँ। मतलब उन लोगों को देखकर लगा यार फैमिली नहीं छोड़, तो मैं जाऊँ या ना जाऊँ यार, मैं बाहर मम्मी जैसा खाना कौन बना के देगा मुझे, मतलब इतना प्यार कौन करेगा। यहाँ पे तो यही फैमिली है, हर चीज़ में देख लेती है, वहाँ पे अनजान शहर में क्या होगा। तो मैंने सोचा यार छोड़ो ना, क्या बाद में देखेंगे भागने का प्लान। तो मैं आ गया, घर वापस आ गया। अब ना मैंने फिर, मेरे दिमाग में यही चीज़ आई, काश भाग जाता उस टाइम पे। लेकिन मैंने फिर से 3-4 महीने का वेट किया, लेकिन इस बार पैसे नहीं थे, टिकट नहीं थी। इस बार घर से झूठ बोलकर भागा। घर वालों को पता था मैं एक्टिंग जैसी कोई चीज़ कर रहा हूँ, और ऑडिशंस के नाम पे मैं कभी कभी उधर जाया करता था दिल्ली में। तो मैं उस दिन भी यही बोल के गया कि मेरा एक ऑडिशन है और मुझे नोएडा साइड जाना है, सेक्टर 16, उस टाइम टी सीरीज़ की एक एकेडमी है वहाँ पे। तो मैं ऐसा बोल के चला गया, और वहाँ से मैं डायरेक्ट मुंबई आ गया, मतलब झूठ बोलकर। अच्छा। कि मैं डायरेक्ट मुंबई आ गया, और मुंबई आने के बाद मुझे कुछ पता नहीं है यार, घर वालों ने वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट कर दी कि हमारा बच्चा खो गया। तो यहाँ आने के बाद या फिर ऐसे फोन पे बात नहीं हुई घर वालों से? अब घर वालों से बात इन वो पागल हो गए कि मैं मुंबई कैसे चला। मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं मैं पॉडकास्ट में उस तरीके से बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, बट मैंने घर वालों से चीज़ें छुपाई उस टाइम पे कि कौन चाहेगा कि उनका बच्चा 14 साल का बच्चा ऐसे भटके, खाना ना मिले, ये मतलब ऐसी ज़िंदगी कोई नहीं चाहेगा ना कि उनका बेटा ऐसा कुछ कर रहा है। तो चीज़ें छुपाई मैंने अपने घर वालों से, और बहुत मुश्किल से मतलब मनाया, मैनेज किया हर तरीके से। मैंने मतलब उनको एक चीज़ जता दी कि मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत बढ़िया चल रहा है मेरे, मतलब मेरी लाइफ ना एक स्टारडम वाली लाइफ मतलब बदल चुकी है मुंबई आने के बाद। उसके बाद कुछ टाइम बाद पापा मिलने आए मुझसे। अब पापा मिलने आए तो मैंने पूरा प्री प्लान सेटअप बना के रखा है यार, कि हम रहता था 20 लोगों के साथ में। अच्छा। गोरेगांव में जब पापा मिलने आए थे 20 लोगों के साथ रहता था मैं उस टाइम पे, और उस टाइम पे पापा कोई चीज़ दिखा नहीं सकता था। तो पापा को नकली चीज़ें दिखाई मैंने। हाँ। और पापा चले गए देख के, सब कुछ ठीक चल रहा है, मतलब ठीक है यार कोई बात नहीं, अब ये बेटा अच्छा कमा रहा है, और कमा रहा है और मेहनत करना चाहता है, तो हम कौन होते हैं भाई रोकने वाले। अब फील्ड में अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है। बट कहानी ऐसी कि जब मैं दूसरी बार भागकर मुंबई आ गया यार, तो मेरे को पता ही नहीं मुझे जाना कहाँ है। अच्छा। मैं स्टेशन पर आया। अब मुझे ना मुंबई में एक ही चीज़ पता थी कि यहाँ पे गोरेगांव करके है जहाँ पे फिल्म सिटी है। हाँ। मैं बैंड्रा टर्मिनस पे उतरा था। अच्छा। तो फिल्म सिटी करके जगह है गोरेगांव में। गोरेगांव। अब मैं लोगों से पूछते पूछते गोरेगांव आ गया यार। अब शाम का टाइम था, 5 बजे उतरा था, रात के 8 बज गए गोरेगांव आते आते मुझे। अब गोरेगांव पहुंच तो गया, मुझे जाना कहाँ है। उस दिन सैटरडे था और मेरे को ये लगता था कि रियल लाइफ में भी सैटरडे को ही कपिल शर्मा शूट होता होगा। अच्छा। मतलब 8 बजे शो स्टार्ट हो रहा है, लाइक गेस्ट आ रहे हैं जितने लोग हैं। अब मैं भी जाके उनमें से कहीं जाके बैठ जाऊंगा और मैं कपिल का शो देखूंगा और ऐसा वैसा होगा कुछ। बट रियलिटी बहुत अजीब थी और बहुत ही दर्दनाक थी। कुछ ऐसा था नहीं। मुझे फिल्म सिटी जाने के का कोई मतलब सहारा कह सकते हैं ना, कि एक कुछ तो वो मिल जाए कि भाई जाज के अंधेरा हो चुका था और सब लोग कहते थे फिल्म सिटी जंगल जैसी है। मैंने पूछी मैंने लोगों से स्टेशन पे, तो मैंने सोचा आज रात मुझे लगता है कि स्टेशन पे गुजारनी पड़ेगी।
एक पब्लिक टॉयलेट वाला था। मतलब जब बॉम्बे आए थे तो दैट टाइम कोई भी जान पहचान वाला कोई नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। मैं भाग गया था ना घर से। टिकट ली, बॉम्बे पहुंच गए? नहीं, दूसरी बार में टिकट भी नहीं, मेरे पास कुछ पैसे थे, 500-600 रुपए थे मेरे पास, उसी के मैं आ गया और वो सूरत में भी वो पैसे टीटी खा गया क्योंकि मैं स्लीपर कंपार्टमेंट में मतलब सोते सोते आया, मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे सीट मिल गई वहाँ पे। अच्छा। और सूरत में आ गया, बट टीटी ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे सारे पैसे देने पड़े। मेरे पास कुछ 200 रुपये बचे हुए थे, मतलब अब 200 रुपये लेकर मैं मुंबई पहुंचा हूँ मैं। फिर अब बहुत अजीब चीज़ें चल रही है यार, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी क्योंकि 2 दिन का ट्रैवल होता है ना दिल्ली से यहाँ आने में, तो यार खाना भी कुछ नहीं खाया मैंने। अब एक बंदा था जूनियर आर्टिस्ट, जो बैकग्राउंड आर्टिस्ट होते हैं, तो वो लोग ना ट्रैवल करते थे वहाँ से, काफ़ी लोग जाते हैं फिल्म सिटी। तो मैं भी बस में बैठ गया, तो काफ़ी लोगों से पूछ रहा हूँ कि मुझे वहाँ जाना है जहाँ शूटिंग होती है, फिल्म सिटी जाना है। तो बोल रहे छत्र, क्या नाम है अपना, दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी की बस यहाँ से मिलेगी। अच्छा। मैंने बोला दादा साहेब फाल्के नहीं जाना, मुझे फिल्म सिटी जाना है, शूटिंग जहाँ पे होती है, वो कैमरा वैमरा, वो गोकुल धाम सोसाइटी, ये सब। वो बोल रहे वो उतना तो नहीं पता, लेकिन शूटिंग यहीं पे होती है, मतलब यहाँ के लोकल थे वो, उन्होंने ऐसा बोला। फिर मैं उनकी बात पे विश्वास करके, क्योंकि मुझे अंतर नहीं पता डिफरेंस क्या है दादा साहेब फाल्के चित्र नगरी और फिल्म सिटी। तुम्हें सिर्फ फिल्म सिटी और गोरेगांव पता था? गोरेगांव पता था बस मैंने, क्योंकि ये भी पता कैसे पता था, तारक मेहता में बहुत देखा था मैंने। अच्छा। कि पाउडर गली, फिल्म सिटी, गोरेगांव, ऐसा कुछ। तो फिर मैं बस में बैठ के चला गया एक अनजान इंसान के साथ। अब वो अनजान इंसान मेरे से बातें कर रहा है कि कहाँ से हो, कब आए, ये। मैं बोला कि परसों ही आया हूँ, मतलब कल परसों ही आया हूँ और काम की तलाश में हूँ, आप मुझे काम दे दीजिए। मतलब मैं आपको काम तो नहीं दे सकता, मैं आपको जूनियर आर्टिस्ट में मतलब वो करा सकता हूँ। तो मेरे को लेके गया यार, बड़ा खुश हो गया। मतलब मेरे को लगा कि पैसे मिले ना मिले क्या फर्क पड़ता है भाई, मतलब काम मिल जाए। काम मिल गया पहली बार, मतलब अगले दिन, दूसरा दिन था मेरा मुंबई में, तो मैं गया फिल्म सिटी। उस टाइम पे एक शो चलता था केबीसी मराठी करके। ओके। ठीक है, केबीसी मराठी आता था, तो वहाँ पे ना वो जूनियर आर्टिस्ट वो क्लैप करते थे बैकग्राउंड में। अब मुझे नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है यार, इनको कुछ पैसे मिलते हैं। अब मैंने तो सोचा था पैसे मिले ना मिले यार, खाना नहीं खाया, खाना मिल जाए सेट पे यार, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, अच्छा खाना मिल जाए बहुत है। अब खाने के लिए मुझे लंच हुआ, और ताज्जुब की बात ये है कि जो बंदा मुझे लेकर गया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया। पता नहीं क्यों, वो हाथ पे ना कुछ मार्कर से टिक करते हैं कि आप अंदर जाओ, नहीं आप कल आना, आप जाओ। अच्छा, ये चीजें फिट अनफिट वाला। हाँ, फिट अनफिट वाला। तो ये देख के फिट अनफिट नहीं करते कि ये अच्छा दिखता है, बुरा दिखता है। और मैं तो बहुत ही बुरा दिखता था तो मुझे ये देख के तो लगा ही नहीं कि मैं फिट या अनफिट वाली, पता नहीं किस रीजन की वजह से अंदर भेज दिया, शायद किस्मत थी या क्या था। तो मुझे लंच वंच किया दोपहर को, शाम को 12-1 बजे रात को पैकअप हुआ, और उसके बाद 250 रुपये मिल गए मुझे। मैंने सोचा यार ये पैसे तो डबल हो गए मेरे, मतलब 200 रुपये लेकर आया था अगले दिन, अब 250 और हो गए। अब तो यही करना है, अब पैसे भी आ रहे हैं। अब पैसे भी आ रहे हैं, मैं रोज आता हूँ अब यहाँ पे, मतलब ठीक है यार, सरवाइव कर सकता हूँ यहाँ पे आके, मैं रोज करेंगे चलो भाई। बट जैसा हम सोचते हैं किस्मत वैसे हमेशा होती है। तो यार बुरा वक्त उसके बाद ही से स्टार्ट हो गया मेरा, 15 दिन गुजारने का दिन वहीं से स्टार्ट हुआ। मैं वापस स्टेशन गया क्योंकि मेरे पास घर नहीं था सोने के लिए, तो सब कुछ बंद हो चुका था, खाना भी नहीं खाया मैंने, जो लंच किया था वही। अब पता है मैं वहाँ पे सोया, अब पुलिस वाले आ गए वहाँ पे रात को। अब पुलिस वालों ने मतलब बहुत बड़ी वो लाठी लेके घूमते ना, हाँ। और उनके पास जितना जोर और दम था सब लगा के मेरे को मारा पीछे पीठ पे। मतलब क्यों? मैं स्टेशन पे क्यों सो रहा हूँ, लावारिस हूँ मैं, मतलब ऐसा होता है ना भिखारी टाइप, लाइक वो होता है कि भिखारी है शायद ये, ऐसी हालत थी मेरा कपड़े वही पहन के मैं घूम रहा हूँ। नहाने का पता नहीं कहाँ नहाना कहाँ है, कपड़े कहाँ वो होंगे, 2-3 कपड़े मैं घर से चुरा के जो लेकर आया था कबर्ड से, वही जो थे वही थे। अब नहाना कहाँ है यार, अब पैसे दे के भी वहाँ पे वॉशरूम जाना पड़ता है यहाँ पे। तो बड़ी अजीब सी सिटी में आ गया था, जब मतलब बड़ा अजीब लग रहा था, डर भी लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं। अब ये सब चल ही रहा था। वो रात की बात ये है कि मैं सोया, पुलिस वालों ने आके लाठी मार दिया मेरे, मतलब पीठ पे बहुत तेज, बोला कि निकल यहाँ से, मराठी में कुछ बोला। अब मुझे पता नहीं चला, उस टाइम मराठी समझ में भी नहीं आती थी। तो वहाँ पे एक बंदा था, ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा हाई हो रखा था। अब उसने मुझे बोला कि तुम्हें अगर अच्छी नींद चाहिए तुम चले जाओ गोरेगांव स्टेशन, राम मंदिर स्टेशन।
अब मैंने सोचा यार राम मंदिर स्टेशन, मतलब बढ़िया नींद चाहिए तो यार जाना तो पड़ेगा। मतलब मैं काफ़ी 4 दिन से नींद नहीं मिल रही, बहुत परेशान हूँ, अंदर ही अंदर बहुत गालियाँ दे रहा हूँ मैं अपने आसपास जितने भी चीज़ें हो रही है। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास पैसे भी बहुत कम, मतलब 400 450 रुपये ही बचे थे मेरे पास जो थे। अब मैंने सोचा यार राम मंदिर ठीक है, मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा सोने के लिए, भले 50 रुपये लग जाए तो स्पेशल ऑटो करके गया यार मैं राम मंदिर स्टेशन। मतलब इस सिचुएशन में भी जब राम मंदिर स्टेशन जाकर देखा तो गोरेगांव में जो लाइट्स चल भी रही थी वहां पे तो कुछ भी नहीं, अंधेरा है दूर दूर तक। अब वहां पे सोना कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, और वहां पे ज्यादातर जगह पे लोग पी रहे थे बैठ के हाई हो रखे थे, लड़ाई कर रहे हैं आपस में, मतलब थोड़ा ऐसी जगह है, मतलब लेट नाइट को ऐसा हो जाता है राम मंदिर। अब मैंने सोचा था यार भले ही बैठ के रात गुजार लें, गोरेगांव ज्यादा बेस्ट है उस हिसाब से। तो मैंने सोचा पैसे भी वेस्ट हो गए यार, पैसे भी उतने नहीं थे, एक तो खाना भी नहीं खाया, अब क्या करूँ। मैंने सोचा चलो पैदल चल के वापस अपने पुराने अड्डे पे ही जाएंगे, उधर ही बैठेंगे, कोई दिक्कत वाली बात। वो थोड़ा सा अपनापन फील हो रहा है, अपनापन फील हो गया था। और पुलिस आकर चली गई, मैं सोचा ठीक है ना, पूरे दिन क्या पूरी रात थोड़ा ना घूमेगी, मैं कहीं ना कहीं साइड में बैठ जाऊंगा, जाके बैठे मतलब गुजार लूंगा रात। अब मेरे साथ बुरा उसके बाद एक बड़ी अजीब चीज़ हुई जो फिल्मों में बहुत देखा है मैंने, और इसलिए मैं बहुत डर गया। एक लड़का आया एकदम से पीछे मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख लिया, वो फ्रेंड्स होते ना, ऐसा हाथ मेरे कंधे पे रख लिया। अब उसके बाद मेरे को बोल रहा है कि क्या बच्ची कहाँ से है ये। मैंने बोला मैं बच्ची नहीं हूँ। समझ नहीं आता ना बच्ची क्या होता है, मतलब तो बड़ा ही अजीब सा। और उसकी ना ये सर पे पट्टियाँ लगी हुई थी, मतलब मुझे लगा क्या हो गया, ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, क्या है पता नहीं, बड़ा अजीब सा दिख रहा था। तो मुझे ना वो बहला फुसला के चला गया कि हाँ चलो उधर खाना बना है मेरे, उधर चलेंगे खाना खाएंगे। मैं बोला खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे यार, चलो। दोस्ती होगी नए लोगों से? दोस्ती से मैटर नहीं करता, खाना बड़ा मैटर कर रहा था यार उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ही मतलब बुरी हालत थी खाने के तौर पे, खाना नहीं मिल रहा था। अब उसके साथ चला गया मैं। अब वो टूटी फूटी सी एक बिल्डिंग में ले गया जो बन रही थी, मतलब ठीक है। अब फर्स्ट फ्लोर पे जाते ही ना उसने एक शटर ओपन किया, अब उसमें देखा क्लिनिक है। अच्छा। अब क्लिनिक में बाहर ऐसा ही एक सोफा था, क्लिनिक के बाहर, वहां पे मुझे बिठाया, और रात की 2-2:30 बजे उसने किसी डॉक्टर को बुला लिया। अच्छा। अब डॉक्टर को बुला लिया, मेरे पास जो फोन था और आधार कार्ड उसने अपनी जेब में रख लिया। अब मैं सोचूं यार कि सुबह हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मेरी क्या होगा, क्योंकि मैंने फिल्मों में देखा यार किडनी विडनी निकाल लेते, आई डोंट नो। और तुम छोटे भी थे? छोटा था, बहुत छोटा था मैं, अभी जितनी मेरी हाइट है ना उससे मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे। तो 5 साल पुरानी बात है ये। और मैं मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, अब कल सुबह का सूरज देख पाऊंगा नहीं देख पाऊंगा मैं। अब मैंने सोचा यार मतलब खत्म यहीं पे मेरी मतलब करियर का डी एंड है, मतलब कुछ होना ना होना पता नहीं, बस यहाँ से जिंदा निकल जाऊं, बड़ी बात तो वो होगी। अब यार इतना सब कुछ चल रहा है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अब थोड़ी देर बाद तो एक होता है ना किस्मत बहुत साथ देती है आपका। इस शहर में आज तक मेरा मतलब किस्मत ने बहुत साथ दिया है। तो बंदा सो गया ऐसे करके, ठीक है। अच्छा। अब वो बंदा सो गया, मेरा आधार कार्ड और ये उसमें, मैंने सोचा अगर मैं निकालने की कोशिश करूं, अगर इसने एकदम से यूं कर लिया तो जग जाएगा यार, पकड़ भी ले और 2 थप्पड़ मार के मतलब यहीं पे मुझे बेहोश बना कर उसके बाद तो कहता मैं सब कुछ। तो मैं यार बहुत डरा हुआ था। मैंने सोचा अगर फ़ोन और आधार कार्ड नहीं लिया तो फिर क्या है, किस तरीके से आगे लाइफ भी किस तरीके से करूँगा, मतलब ना के बराबर है लाइफ उसकी बिना। तो मैंने सोचा ठीक है यार कोशिश करके देखता हूँ। मैंने निकाला, उसको पता नहीं चला, और वहाँ से जो मैंने भागना स्टार्ट किया ना, तो सीढ़ियाँ ऐसे ओपन था सब कुछ, कोई गेट नहीं था कहीं पे का। तो इस बीच घर वालों से बातचीत वगैरह कुछ नहीं हो पाया? घर वालों से बातचीत हो रही थी, लेकिन मैं उनको टाल रहा था। उन्होंने बोला कि हम मुंबई आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ये वो जितना कहाँ रह रहा है सब कुछ हम देखना चाहते हैं, स्टडीज का क्या करना है, ये बहुत सारी चीजें। स्कूल तो छूट गया फिर? स्कूल छूट गया बिल्कुल। मैं 9th में था, मतलब 9th भी मेरी हाफ कंप्लीट हुई थी, मैं भाग गया था। और इसके बाद कंप्लीट की या नहीं की? अब सुनो तो उसके बाद का क्या हुआ। मैं बेगल्स के साथ रहना स्टार्ट किया मैंने यार, लेकिन दिल के बहुत अच्छे वो लोग, मतलब बहुत सपोर्ट कर रहे थे मुझे। अब मैंने बताया हीरो बनने आया, वो लोग मतलब एक ही चीज़ समझाते थे। मैं भी आया था 1980 में आया था, तब से भीख मांगता हूँ मैं। तो मुझे लगा अगर मैं अभी से भीख मांगना स्टार्ट करूँ तो 40 साल में कितना कमाऊंगा, यहीं पे मतलब ऐसे थॉट्स आते हैं ना बचपन में, बचपना सा दिमाग। एक बार मैं एक एडी से लड़ गया था, मतलब मैडम प्लीज काम ले दो, ये वो ऐसे हाथ पैर जोड़ने लग गया था मैं ऐसे। शूट चल रहा था कुछ वहाँ पे, बट नहीं हुआ।
और मैं तीसरी बार वैसे फिल्म सिटी जाता रहता था ना ऐसे ही कि काम कुछ ना कुछ मिल जाए, तो वहाँ पे तारक मेहता का बड़ा शूट चल रहा था, मतलब पूरा सेटअप वेटअप लगा है बाहर रोड पे। तो बचपन से जिस टप्पू सेना को मैंने देखा है वो मेरे आंखों के सामने है, और मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने सोचा अरे, नाम नहीं पता था ना किसी का, ना टप्पू भाई फोटो लेनी है मुझे आपके साथ, एक ऐसा एक्साइटमेंट होता है ना। अब मुझे उस टाइम बड़ा बेइज्जती सा फील हुआ। उसने बोला कि नहीं आपको किसने यहाँ पे बुलाया, किसने आपको, मतलब अलाउड नहीं है इधर, ये वो ऐसा करके, मतलब मुझे बड़ा ही बेइज्जती सा फील हुआ, इंसल्टिंग सा फील हुआ उस टाइम पे मुझे। फिल्मों की ताजा खबरें क्यों मिस करना, अभी सब्सक्राइब करो इंडियन फिल्म हिस्ट्री और अंदर की बातें जानो। बॉलीवुड की दुनिया का टिकट बस एक क्लिक दूर। बॉलीवुड के बिना रह नहीं सकते? फिल्मी शॉर्ट्स ऐप डाउनलोड करें और चलते फिरते मनोरंजन का मजा लें। झटपट, चटपटी और पूरी बॉलीवुड वाली खबरें। फिल्मी शॉर्ट्स ऐप iOS और एंड्रॉइड दोनों पर मौजूद है। एंटरटेनमेंट की दुनिया में चांस पाने का एक आसान तरीका, फिल्मी जॉब्स ऐप अभी डाउनलोड करें और बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखें। Available for iOS and Android devices, please download Filmy Jobs app.